नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में प्रोविज़न किया गया है, उस पर जो है चर्चा करेंगे। और ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, जिससे आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पहले तो मेरा प्लान ऐसा था कि मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग-अलग वीडियो जो है चैनल में जो है अपलोड कर दूँगा। लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा इसको बाइलिंगुअल ही चलने देते हैं, जैसे पहले हमारी क्लासेस चलती रही हैं। और आप सभी क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको पहले क्या करके मतलब नोट्स बना कर हैंड रिटन नोट्स बना करके फिर उसको एआई सॉफ्टवेयर का यूजेज करके जो है यूज़ करके काफ़ी इसको विजुअली डिज़ाइन किया गया है, मतलब विजुअली डिज़ाइन करवाया गया है, ताकि आप इसे लंबे समय तक जो है याद रह सकें। मतलब क्योंकि हमारी विजुअल जो मेमोरी होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो मेमोरी और रीडिंग मेमोरी, है ना? देखी हुई चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो कंटेंट को बनाने के लिए, स्लाइड्स को बनाने के लिए जो है, कुछ ऐसे विजुअल टेम्पलेट्स का यूज़ किया गया है, जिससे चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है? और इसके बाद बहुत जल्द आपके लिए जो है एक मास्टर वीडियो आएगा आयोग के लिए, ताकि एमपीपीएससी में आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए, वो आप सॉल्व कर लें, क्योंकि आयोग से तो प्रश्न पूछेगा ही, वो एमपीपीएससी का फ़ेवरेट टॉपिक है। फिर संविधान संशोधन पर तो हमने क्लास ले ही लिया है, क्योंकि उससे भी एक प्रश्न जो है ऑन एवरेज फिक्स ही रहता है कि क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है। और फिर हमारा जो है हमारी जो ये रेगुलर क्लास तो चलती रहेगी, टॉपिक वाइज़ जो चल रही है वो चल रही है। कुछ स्पेशल क्लासेस मतलब जैसे भारतीय संविधान के भागों पर, अनुच्छेदों पर, संविधान संशोधन पर अपलोड हो चुका है, आयोग पर, कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं, है ना? फिर जो मध्य प्रदेश के पंचायती राज पर, तो ये स्पेशल टॉपिक पे जो क्लासेस हैं, है ना? जिनसे जो मतलब मोस्ट प्रूडेंट टॉपिक हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, उन सबको भी हम इस हफ्ते जो है कंप्लीट अपना जो है डिस्कशन कर लेंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो चलिए जो है क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं इसका प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है और किन अनुच्छेदों से किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। तो अगर हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रोविज़न है, वह पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू 31 तक जो है प्रोविज़न किया गया है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि आखिर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व होते क्या हैं? तो इसको समझने के लिए आप इधर लेफ्ट साइड में जो है अ नीचे की तरफ देखिएगा और लेफ्ट जो है, जो आपका लेफ्ट है, वही मेरा लेफ्ट, मतलब जो मेरा लेफ्ट है, वही आपका लेफ्ट, है ना? आपको 1 टू 4 1 टू 3 वो एक है ना, उसके सुनील शेट्टी बनने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो कहता है ना कि सर आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट, वो दिमाग का जो है एकदम कन्फ्यूज़ कर देता है, पंक्चर कर देता है ना? उससे लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो वैसा वाला नहीं है, जो मेरा लेफ्ट वही आपका लेफ्ट है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाक्यांश है, उन आदर्शों को दर्शाता है, जिन्हें राज्य को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं जो उन आदर्शों को शामिल करता है, जिन्हें राज्य जब अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, मतलब राज्य के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो कानून बनाया जाता है, उनको बनाते समय जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। मीन्स इसका सीधी सी बात ये होती है कि जरा सा आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे जब आप घर से बाहर जाते हैं, मतलब जैसे अभी आप होली में घर गए होंगे या कोई फेस्टिवल में घर गए होंगे, तो जब आप घर से वापस इंदौर, जबलपुर जहाँ भी आप रहते हैं, ग्वालियर वहाँ जाते होंगे,
तो घर वाले क्या करते हैं, आपको जाते समय कुछ समझाइश देते हैं कि देखो बेटा, आप घर से इतनी दूर जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, मन लगा के पढ़ाई करना, कोई समस्या हो तो हमें बताना, ठीक है? ध्यान रखना कि बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, आपको मन लगा के पढ़ना है, यहाँ-वहाँ दिमाग नहीं भटकाना। ऐसे तमाम तरीके की हिदायतें दी जाती है ना, ताकि आप शहर में जाकर के किसी गलत रास्ते में ना चले जाएँ, किसी किसी ऐसे गतिविधियों में मतलब कुछ ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व ना हो जाएँ, जिससे आपकी पढ़ाई का लॉस हो। तो वैसे ही क्या होता है, राज्य के लिए संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के लिए संविधान के द्वारा, हमारी सरकार के लिए संविधान के द्वारा कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जब आप नीतियाँ बनाएँगे, कानून बनाएँगे, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखेंगे। उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपके द्वारा जो है नीति निर्माण किया जाएगा। जिससे लोगों का कल्याण हो सके। क्या हो सके? लोगों का कल्याण हो सके। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं इसको, आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें की गई हैं। ये जो है इ इ इध इस पे ध्यान मत दीजिएगा। क्या है, एआई से स्लाइड बनवाते समय जो है कुछ चीज़ें वो अनावश्यक चीज़ें ऐड भी कर देता है कई बार। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान में जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी, अब उसको डीपीएसपी कहूँगा शॉर्ट में, जो डीपीएसपी है उसका प्रोविज़न कहाँ से किया गया है? तो अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, तो भारत के संविधान में जो है, वह है राज्य की नीति निदेशक तत्वों को जो है, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने खुद इसे अपने यहाँ जो है, वह स्पेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान। हमने आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने खुद जो है इसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है? तो सोर्स क्या है? बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एक प्रश्न तो यहाँ फिक्स हो गया कि भैया इसका प्रोविज़न हमने कहाँ से किया है। ठीक है? इसके साथ ही जो है, इसका ज़िक्र वह भारत शासन अधिनियम 1935 में भी किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता-जुलता है। मतलब जो हमारे यहाँ जो डीपीएसपी का जो स्वरूप है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता-जुलता भी है। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में कहाँ-कहाँ पर विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफ़ारिशें हैं। क्या है? राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफ़ारिशें हैं कि भैया ऐसा कर लेना। ठीक है? राज्य को ऐसा मतलब जो है अनुदेश देते हैं, ऐसा मैंडेट देते हैं कि ऐसा आप जो है कर लेंगे। तो इंग्लिश में अगर देखें तो रिजेम्बल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको हमें कहाँ देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको फिर से यहाँ मिल गया। फिर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू टेक स्टेट इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ये बात जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, बात यहाँ तक स्पष्ट है आप सभी को। इसके बाद में कुछ जो स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ विचार दिए हैं इनके संदर्भ में और वे वो विचार देख लेते हैं क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछने की टेंडेंसी रही है एग्जाम में। डॉक्टर बी आर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जो है, वह डीपीएसपी को किसे? डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। अनोखी विशेषता जो है उन्होंने कहा है, नोवेल फीचर कहा है। क्या कहा है? नोवेल फीचर कहा है। तो उसमें से पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से किस विद्वान के द्वारा या संविधान सभा के किस सदस्य के द्वारा डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया? और 3-4 संविधान सभा के सदस्यों के नाम दिए रहेंगे, तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में डीपीएसपी को राइट साइड में देखिएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन जो एक संविधानविद रहे हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन ने है राज्य की नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी प्लस मूल अधिकार, इन दोनों को मिला करके, ध्यान से सुनिएगा, डीपीएसपी और मूल अधिकार इन दोनों को मिला करके संविधान की मूल आत्मा कहा है। मतलब इन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को मिला करके कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट होगी दोस्तों।
कोई भी बात रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता दिया कीजिए, है ना? अब हम डीपीएसपी की विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है डीपीएसपी की वैसे तो विशेषताएँ बहुत सारी हैं, लेकिन जिनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा चुके हैं या बनाए जा सकते हैं, केवल उन विशेषताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हम फीचर या विशेषता की बात कर लेते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में हमने फंडामेंटल राइट की विशेषता देखी और उस विशेषता के साथ ही जो है, हमने किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस बात को भी समझा। वैसे यहाँ हम डीपीएसपी की विशेषता को देखते हैं। तो डीपीएसपी जो होता है, वह जो राज्य है, जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार है, उसको पुलिस राज्य नहीं बनने देता। यहाँ देखिए क्रॉस बना हुआ है। मतलब राज्य को जो है पुलिस राज्य नहीं बनने देता, बल्कि कल्याणकारी राज्य बनाता है। क्या बनाता है? कल्याणकारी राज्य बनाता है। स्टेट को जो है पुलिस स्टेट नहीं बनने देता, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। क्या बनाता है? एक जो है वेलफेयर स्टेट बनाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? कैसे भैया? जैसे जब अंग्रेज थे, तो क्या होता था कि अंग्रेज हमारे यहाँ हमारा कल्याण करने के लिए तो नहीं थे, वो हमारा शोषण करने के लिए थे। तो उन्होंने जो हमारे देश की सरकार थी अंग्रेजों के समय में, जिसमें अधिकांश लोग अंग्रेज ही थे, तो वो उन्होंने पुलिस राज्य स्थापित किया था, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट कर सके। हम थोड़ा-सा भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते, वो तुरंत पुलिस के माध्यम से हमको अरेस्ट कर लेते, तुड़ाई करवा देते, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा देते, इस तरीके की तमाम चीज़ें। तो इसके इतर जब हमने अपना संविधान बनाया और जब हमारे अपने देश की सरकार बनी, तो हमने डीपीएसपी की विशेषता को इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हमारी जो सरकार है, वो पुलिस राज्य ना बन करके कल्याणकारी राज्य का प्रतीक बने। किसका बने? कल्याणकारी राज्य का प्रतीक बने, जो लोगों का कल्याण करे, है ना? वेलफेयर स्टेट बने। तो पहली अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान के किस भाग में, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद में नहीं, भाग में या किस जो है सेगमेंट में, भाग में कल्याणकारी भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की विशेषता निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या सपोज़ कर लीजिए भाग 16 जिसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए जो है विशेष उपबंध की बात की गई है। तो भाग 16 अच्छा भाग पूछा हो ना, तो इसमें आ जाएगा भाग 3, भाग 4, भाग 16 या अ, एक भाग हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो भाग है हमारा अ, एक भाग कोई सा और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में यह जनता के मत मतलब पब्लिक ओपिनियन को भी डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? पब्लिक ओपिनियन को भी डिसाइड करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। इसके साथ ही जो डीपीएसपी होते हैं, वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि हमारा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? राजनीतिक लोकतंत्र की। और जो डीपीएसपी है, वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और ये दोनों मिल कर के कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे प्रिएम्बल में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के, जिसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो राजनीतिक न्याय की पूर्ति की जाती है मूल अधिकार के द्वारा, जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र, इसकी जो पूर्ति होती है, वह डीपीएसपी के द्वारा होती है। तो यह क्या करता है? सोशियो इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये एक फीचर हो गया। अगला फीचर ये है कि यह नागरिकों के मूल अधिकारों का पूरक है। क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों का पूरक है ना? पूरक मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। मतलब ये एक सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब ये है कि भाई ये दोनों मिल कर के वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, जिस पर बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो हैं, क्या न्यायालय में विचार योग्य हैं या नहीं? मतलब जस्टिसेबल हैं या नहीं? प्रवर्तनीय हैं या नहीं? तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी जो है भैया, वो न्यायालय में विचार योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है।
मीन्स डीपीएसपी के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का झंडा लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है कि माई बाप मेरे डीपीएसपी में मुझे ये अधिकार दिया गया है या स्टेट को ये मैंडेट दिया गया है, लेकिन राज्य अपने इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट जो है वह नागरिकों के अधिकार हैं। किनके अधिकार हैं? नागरिकों के अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? नागरिकों के अधिकार हैं और ये जस्टिसिएबल हैं। कैसे हैं? भैया जस्टिसिएबल हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। मतलब आर्टिकल 32 का झंडा लेकर के जो है आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डीपीएसपी है, क्या है? डीपीएसपी है, इसको आप समझ लीजिए, ये राज्य या सरकार का कर्तव्य है। क्या है? सरकार का कर्तव्य है भैया ये, सरकार का अधिकार नहीं, ये सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट है। और यह जो है प्रकृति में नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। इसको जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया, उसके पीछे का कारण है जो हम वीडियो के लास्ट में या बीच में इसको समझेंगे। क्लियर है बात? अब एक ये बात है कि सर बीएन राव की सिफारिश, यहाँ हेडिंग में देखिएगा लिखा हुआ है सर बीएन राव की सिफारिश। अब सर बीएन राव कौन थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि संविधान सभा में हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो सर बीएन राव जो है, अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, इस बात की उन्होंने सिफारिश की थी। जो अधिकार हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। एक अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में विचार योग्य हो। कैसा हो? विचार योग्य हो, जस्टिसिएबल हो। जैसे कौन है? फंडामेंटल राइट है। वहीं दूसरी ओर न्यायालय में गैर विचार योग्य होना चाहिए, जो नॉन जस्टिसिएबल हो। जैसे कौन है? डीपीएस। ठीक है? तो जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल दोनों प्रकार के अधिकार होने। डीपीएस भी अल्टीमेट नागरिकों के ही अधिकार हैं, सरकार के कर्तव्य हैं, लेकिन नागरिकों के वो एक तरीके से अधिकार ही हैं। और खास करके उन लोगों के जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, ठीक है, पुअर क्लास है, उनके लिए। यहाँ तक की बात स्पष्ट है दोस्तों, विशेषताएं हो गई। इससे 2-3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। क्लियर है? अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जो है इन चीजों को देखते हैं कि और क्या है। अब डीपीएसपी की एक और विशेषता जो हमें जाननी चाहिए, वो ये है कि संविधान में, कहाँ पर? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन विषय वस्तु के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, देयर आर क्लासिफाइड, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट दीज आर क्लासिफाइड इनटू। मतलब सीधी सी बात ये है कि संविधान में डीपीएसपी का जो है वर्गीकरण नहीं किया गया है। डीपीएसपी जो है कितने प्रकार के हैं, मतलब उनकी प्रकृति कैसी है। लेकिन बाद में उनकी विषय वस्तु के आधार पर जो है उन्हें वर्गीकृत किया गया है। मतलब इंडियन पॉलिटी में जो खास करके जो भारतीय संविधान पढ़ते हैं उनके लिए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास आपको जो है एक एक चॉकलेट का बंच दिया गया, है ना? मतलब उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चॉकलेट, वो आपको एक साथ दे दिया गया। एक पॉकेट, एक पॉलीथिन में भर के, एक पैकेट में भर के आपको एक साथ दे दिया गया। आप उसको घर लेके आए, फिर आपने क्या किया? अलग-अलग फ्लेवर के हिसाब से कि भाई ये वाला चॉकलेट जो है इसका फ्लेवर ऐसा है, इसका फेवरेट फ्लेवर ऐसा है, इसका फ्लेवर ऐसा है। उसको आपने सेग्रीगेट कर दिया, मतलब उसको आपने अलग-अलग कर दिया। कि भाई जो चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं उसको आपने एक अलग कर दिया। फिर जो और जो रहते हैं, मान लीजिए कोई मिल्क फ्लेवर का है तो उसको अलग कर दिया। तो उसी तरीके से भी नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को जो है वह क्लासिफाइड किया गया है। संविधान में नहीं किया है, आप बस ये याद रखिए। तो डीपीएसपी के जो ऐसे प्रोविज़न हैं, जिनकी प्रकृति समाजवादी है। कैसी है? समाजवादी है। मतलब जो समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें हमने समाजवादी की कैटेगरी में रखा है। डीपीएसपी के ऐसे प्रावधान जो ग्रामीण समाज के उत्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो विलेज सोसाइटी है, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। उनको हमने गांधीवादी या गांधीयन प्रिंसिपल के तहत जो है क्लासिफाइड किया है। इसके बाद में ऐसे सिद्धांत, डीपीएसपी के ऐसे प्रोविजन
जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। किससे संबंधित? उदारवादी विचारधारा, लिबरल आइडियोलॉजी से जो है बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें जो है हमने उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ आपको सोशलिस्ट दिख रहा होगा, गांधीयन दिख रहा होगा और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक स्पष्ट है? तो हमने डीपीएसपी को इन 3 तरीके से क्लासिफाइड किया है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये आगे समझ में आएगा। अब हम डीपीएसपी के अनुच्छेदों पर जो है चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो है हम डीपीएसपी के समाजवादी वाले भाग को डिस्कस करेंगे। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, समाजवादी जो सिद्धांत है, उस भाग को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और हमें ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी के निम्न अनुच्छेदों में से या डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। और वहां पर आपको 3-4 अनुच्छेद दिए रहेंगे, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वाला जो आर्टिकल है, ये समाजवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और समाजवाद का क्या मतलब है? समाजवाद वो सिद्धांत है जो समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश करता है, जो संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकता है, समाज के संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकता है और समाज में सभी लोगों को बराबर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करता है। वो सब क्या हो गया यहाँ पर? समाजवादी सिद्धांत। क्लियर है बात? तो अब इसमें हम आर्टिकल्स देखते हैं और ये आर्टिकल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 38। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में ये कहा गया है कि राज्य, कौन? राज्य, ये सारा काम राज्य के लिए है ना? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, किसकी अभिवृद्धि के लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को कम किया जा सके। क्या किया जा सके? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की जो असमानता है, उसको कम किया जा सके। और ये जो वाला जो पोर्शन है, आय, प्रतिष्ठा और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बाद में 44वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। बाकी ये बात, इतना जो पोर्शन है, भारतीय संविधान में पहले से ही विद्यमान। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है? ये बात, ये वाली जो बात है जो हाईलाइटेड नहीं है, वो बात की गई थी 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि डीपीएसपी का, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को एक कल्याणकारी जो है राज्य घोषित करता है। अब उसमें अनुच्छेद दिए रहेंगे, अनुच्छेद 38, 39, 42, 45। तो आपको अनुच्छेद याद रहना चाहिए, या अनुच्छेद 38 का विषय वस्तु भी पूछा जा सकता है। तो ये राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो नहीं समझ रहे होंगे उसको लिए मैं आपको बता दूं, ऐसी सरकार, ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाए, जनता का शोषण ना करे। जैसे हमारे यहाँ सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जाती है। आयुष्मान भारत योजना किसके लिए? गरीब जनता के लिए है। फिर कृषक सम्मान निधि, वयोवंदना योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, ये सब जो तमाम, फिर संबल योजना, ये सब क्या है? ये सब एकलव्य छात्रवृत्ति योजना जो चलाई जा रही है। केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, प्रीएम राइज स्कूल ओपन किए जा रहे हैं। ये सब तमाम चीजें सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार, क्योंकि हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। ठीक है? और यही डीपीएसपी में जो बातें की गई हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जो उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया है, उन्हीं उत्तरदायित्वों को जो है पूरा करने के लिए राज्य के द्वारा ये किया। अब आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके एक एक प्रोविजंस को जो है आपको याद रखनी है यहाँ पर, मतलब इसके सभी प्रोविजंस को आपको याद रखनी। भले आपको का खा घा घा ABCD इस तरीके से याद ना रहे, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि आर्टिकल 39 में क्या क्या बातें की गई हैं।
क्लियर है बात? तो एक बार मैं आपको पूरा एक बार रीड कर देता हूँ, इसके बाद इसका क्रक्स बता दूँगा, ताकि आप जो है क्लिक मतलब उसको जो है, उस ट्रिक के थ्रू जो है पकड़ लेंगे कि ये आर्टिकल 39 में होगा। 38 तो आपने याद कर लिया, 36, 37 भी है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 38 समझ गए कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। अब 39, 39 में क्या बातें की गई हैं? और यह 39 वही अनुच्छेद है दोस्तों, जिसकी वजह से मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट के बीच में जो है वह क्लैशेस होने लग गए थे। और इंदिरा गांधी की सरकार इवन मतलब पूरे जो है उस समय की जो सरकार रही और न्यायपालिका के बीच में जो एक युद्ध छिड़ गया था, जिसकी अंतिम परिणति जो है केशवानंद भारती के रूप में हुई थी। तो आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित हो, है ना? 39 यहाँ पर अच्छा 39 के इसमें हेडिंग नहीं दिया हुआ है। हेडिंग ये कह रहा है आर्टिकल 39 का हेडिंग ये कह रहा है कि स्टेट शुड फॉलो दोज़ प्रिंसिपल, है ना? व्हिच इंश्योर द अ, वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस तरीके से काम करेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है 39 ए। क्या है? सबसे पहले नंबर पर है 39 ए। तो इस अनुच्छेद में बात की गई है कि नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। मीन्स स्टेट ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जिससे नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। जैसे मनरेगा चलाना, अब तो वैसे उसका नाम बदल के वीबीजी राम जी योजना हो चुका है, तो मनरेगा हो गया। और बहुत सारी जो है रोजगार की जो है योजनाएं चलाना, जिससे लोगों को जीविका के पर्याप्त साधन मिल सकें। स्किल्स भी डेवलप किया जा सकता है, जैसे स्किल इंडिया अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेंड किया जाए और फिर वो अपने लिए जो है जी लाइवलीहुड के जो है मीन्स क्रिएट कर सकें, पहली बात। दूसरी बात इसमें की गई, और ये 2 इम्पोर्टेंट बहुत बात मतलब आर्टिकल्स हैं इसमें, सब क्लॉज़ हैं। क्या है? 39 बी कहता है, भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित के लिए स्वामित्व और नियंत्रण। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड। यहीं से रा, राज्य को, सरकार को जो है वह राष्ट्रीयकरण का मैंडेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? राष्ट्रीयकरण का। जैसे बाद में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे बैंकों का, इंडस्ट्रीज का जो है नेशनलाइजेशन किया, खास करके बैंकों का। तो डीपीएसपी में ये बात कही गई थी कि भौतिक संसाधनों का, क्योंकि बैंक या ज़मीन ये सब तमाम चीज़ें क्या है? प्रॉपर्टी, ये सब भौतिक संसाधन है। तो इनका सामूहिक हित के लिए मतलब क जो अ, कॉमन गुड के लिए जो है इसके स्वामित्व और नियंत्रण को जो है राज्य अपने नियंत्रण में ले सकता है। बात स्पष्ट है? तो राष्ट्रीयकरण का जो नींव है ना वो यहाँ पर है। इसीलिए ये आर्टिकल और इसके बाद अगला आर्टिकल ये बहुत विवाद के मुद्दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक तरफ डीपीएसपी जो है वह राज्य सरकार को जो है ऐसी बातें कहता है कि जिससे सरकार लोक हित में, जन कल्याण के लिए जो समाज के संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है। मतलब उसको अपने पास लेकर के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट जो है वह राइट टू प्रॉपर्टी देते थे। तो इस वजह से वहाँ पर क्लैश होता था, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया। फिर है आर्टिकल 39 सी। 39 सी में क्या कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का, ध्यान से सुनिएगा, धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। क्या कहा गया है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, ठीक है? और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के जो साधन हैं, उनका क्या है? सेंट्रलाइज़ेशन ना हो, मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो ना हो। उस पर जो है समाज का या वो सार्वजनिक हो, मतलब अधिकांश चीज़ों में, सभी चीज़ों में तो नहीं, क्योंकि हम जो है लोकतांत्रिक समाजवादी देश हैं। कंप्लीट समाजवादी नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद को हमारे यहाँ अपनाया गया है। मैंने प्रिएम्बल में ये बात आपको बताई है। तो हमारे यहाँ पर क्या किया गया? जैसे जमींदारी उन्मूलन किया गया, जो प्रिवी पर्स था उसका उन्मूलन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके साथ बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थे उनका नेशनलाइज़ेशन किया गया। बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो है वह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ इस्टैब्लिश किए गए, जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल और ऐसे तमाम तरीके के जो है पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ इस्टैब्लिश किए गए।
और जो सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियाँ होती हैं, उनका मालिक कौन? सरकार और सरकार है मतलब कौन? जनता। तो इससे क्या हुआ? उसका मालिक अडानी, टाटा, बिरला ये नहीं है। उसकी मालिक कौन है? जनता है। तो ये मैंडेट भी सरकार को कहाँ से मिल रहा है? डीपीएसपी से मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। एमपीपीएससी पीवाईक्यू। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये बात कहाँ कही गई है? डीपीएसपी। देखिए कि भाई स्त्री और पुरुष को एक ही काम के लिए एक बराबर वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि पुरुष को तो हाई पेमेंट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी काम के लिए महिला को कम पेमेंट किया। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है? तो इसके खिलाफ भी सरकार जो है कदम उठा सकती है। नेक्स्ट है 39 जो है ई, इसमें बात की गई है श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी अवस्था का दुरुपयोग ना हो। बात किया गया है, इंग्लिश में मैं रीड कर देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन प्रिवेंशन ऑफ एब्यूज। क्योंकि देखिए, श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनियाँ क्या होती हैं, बहुत सारे श्रमिक जो हैज़ार्डस जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं या फिर बहुत सारी गैसियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं और तमाम तरीके की। और इंडस्ट्री में बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है ग्लव्स नहीं दिया जाना, मास्क प्रोवाइड नहीं करवाया जाना, हेलमेट प्रोवाइड नहीं करवाया जाना। आप लोगों ने कितनी बार न्यूज़ सुना होगा कि अ, व कितने वर्कर्स के साथ कैजुअल्टी हो जाती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो है वह सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो इससे क्या होता है, वो एक व्यक्ति जो अपने ऐज के 50-60 साल तक काम कर सकता है, 35-40 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। उसके लंग्स में जो है तमाम तरीके के जो है वह केमिकल डस्ट जम जाते हैं और तरह-तरह की जो है बीमारियाँ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। तो उससे उसका प्रॉफ़िट कम होगा। लेकिन वही बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रॉफ़िट। वर्कर मरे तो मरे, हमको क्या लेना-देना? एक मरेगा तो दूसरा मिल जाएगा। इसलिए वो प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट ही प्रोवाइड नहीं करते। और फिर वर्कर अगर स्ट्राइक करते हैं, कुछ करते हैं तो उसको पॉलिटिकल वो दे दिया जाता है, मतलब जो है चोला पहना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है मतलब वर्कर के सेफ्टी और साथ में बच्चों की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है आपका 39 एफ, जो कि कहता है बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना और उनकी शोषण से रक्षा करना। क्या करना? बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना और शोषण से रक्षा करना। ये बात 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। Opportunity for healthy development of children, protection from exploitation added by the 42nd Constitutional Amendment Act, इससे जो है इसको ऐड किया गया। क्यों? इसी के मतलब ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों का ही विकास नहीं होगा, बच्चे जो हैं वह स्टंटिंग जो है और आपके जो है बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ होते हैं ना, जो माल न्यूट्रिशन की वज़ह से जो डिसीज़ेज़ होते हैं, उससे अगर ग्रसित हो जाएँगे, तो फिर आगे किस तरीके का समाज का निर्माण होगा? अगर हम एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चा। इसके लिए एक अभियान भी चलाया जाता है ना, क्योंकि माता स्वस्थ होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर बच्चा भी जो है स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए आंगनबाड़ी के तहत योजनाएँ चलाई जाती हैं। जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको तमाम तरीके की सुविधाएँ प्रदान किए जाते हैं। जो फॉलिक एसिड के टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं, वो सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद फिर एमपीपीएससी का पीवाईक्यू आर्टिकल 39 का मतलब अनुच्छेद 39 ए, है ना? आर्टिकल 39 ए जिसे 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसमें इस बात को ऐड किया गया था, समान न्याय को बढ़ावा और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। क्या है? समान न्याय को बढ़ावा और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, ठीक है? टू प्रमोट क्या है यहाँ पर? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ये बात की गई है किसमें भैया? हमारे आर्टिकल 39 ए में। और इसको जो है वह ऐड किया गया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फ्री लीगल एड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो समाज के वंचित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास जो है लीगली
जो लीगल एस्पेक्ट है उनकी जानकारी उनके पास नहीं होती है और ना तो वो किसी से लीगल सलाह ले भी सकते हैं, ना वकील अफ़ोर्ड कर सकते हैं किसी मामले में। और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, मतलब हर काम जो है वह कैसे होगा? कानून के माध्यम से ही होगा। तो उसके लिए लीगल एडवाइस कितनी ज़रूरी होती है। आपके मन में कितने प्रकार के सवाल आते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। अब आपके तो आस-पास कोई वकील होगा या आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन वो तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है फ्री लीगल एड की बात की गई है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और वेरियस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब यही जो है आर्टिकल 39, इसी को जो है वह इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे कहा जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो पीएससी में सिर्फ यही पूछ लिया गया था कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? जैसे पारित 1985 में किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1987 में, 1987। इसके तहत इसके तहत जो है वह निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान की जाती है नागरिकों को और इसी के तहत जो है वह नालसा को इस्टैब्लिश किया गया है। किसको इस्टैब्लिश किया गया है? नालसा को इस्टैब्लिश किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और अगर नहीं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जिस दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई वहाँ पर। इसे कहा जाता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कहा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एस्टैब्लिश किया गया हर जगह, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर, ताकि लोगों को वह लीगल एड प्रोवाइड किया जा सके। और इसमें किन-किन को इंक्लूड किया गया है? इसमें इंक्लूड किया गया है महिलाओं और बच्चों को, अनुसूचित जाति जनजाति को। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। ओबीसी इज़ नॉट मेंशन्ड। औद्योगिक कामगारों को सामूहिक आपदा, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के शिकार के लिए, दिव्यांग व्यक्ति के लिए, तो इस तरीके इनको फ्री, ये पूरी कैटेगरी है, जिन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ तक की बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी, है ना? कमेंट में जो है आप लोग बताते चलिए चला कीजिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो आप बेझिझक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास के लास्ट में मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, जिससे अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिर जैसा भी टाइम शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। क्लियर है बात? ज़्यादातर तो क्या रहता है कि मुझे पूरी रात ही काम करना पड़ता है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि दिन में पूरा कंटेंट बनाना रहता है, फिर थोड़ा बहुत 1-2 ऑफ़लाइन क्लासेस भी रहती हैं, तो वहाँ भी समय चला जाता है। फिर स्टडी भी करना पड़ता है और फिर कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है बनाने में समय लग जाता है। और जहाँ मेरा रूम है, ये थोड़ा यहाँ शोर-शराबा भी बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से जो है रिकॉर्डिंग के लिए मुझे थोड़ा-सा रात का समय निकालना पड़ता है, क्योंकि रात में थोड़ी शांति भी रहती है, फिर रिकॉर्डिंग करना, उसको चेक करना, सब तमाम चीज़ें, तो टाइम लगता है। मतलब एक वीडियो के लिए आप मान के चलिए कि 6-7 घंटे आराम से लग जाते हैं। मतलब रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके सारी चीज़ें करने में, है ना? कंटेंट बनाना तो अलग ही मान लीजिए, मतलब एक वीडियो के लिए हमें 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम आपसे कहते भी हैं कि वीडियो को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि थोड़ा-सा हमें भी ये लगता है कि हाँ यार, बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारी मेहनत को, है ना? चलो आगे देखते हैं, समाजवादी सिद्धांत का भाग 2, इसका जो है सेकंड, मतलब आगे और आर्टिकल, भाग 2 मतलब इसके आगे के और आर्टिकल जो रिलेटेड है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से। तो अब आता है आर्टिकल 41। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक हमने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब सोसाइटी में जो है वह क्या इक्वालिटी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सब समाजवादी है। और ध्यान रखना है, संविधान में ये क्लासिफ़िकेशन नहीं किए गए थे, ये बाद में किया गया। और कुछ आर्टिकल्स तो आपको ऐसे दिखेंगे ना, कि जो समाजवादी में भी दिखेंगे, गांधीवादी में भी दिखेंगे। क्योंकि एकदम ऐसे बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींची हुई है ना कि ये समाजवादी ही है, ये गांधीवादी ही है। वो तो प्रकृति के आधार पर हमने उसको बाँट रखा। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कार्य, कार्य, शिक्षा का अधिकार, बेरोज़गारी और वृद्धावस्था में सरकारी सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है एंड पब्लिक असिस्टेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज।
क्योंकि भाई सबके पास तो ऐसा नहीं है ना कि पेंशन की व्यवस्था हो। अब जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, उनके पास क्या है, जब तक उनका शरीर चलता है, तब तक वो कमा पाते हैं। जैसे ही शरीर चलना बंद हो गया, उनकी कमाई भी बंद हो गई। तो ऐसी वृद्धावस्था में सरकारी सहायता, मतलब जो है उनको पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ पेंशन वगैरह दिया जाए, कुछ मुफ्त का जो है राशन प्रोवाइड करवाया जाए। फिर जो बेरोज़गारी में कुछ बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए, क्योंकि रोज़गार के साधन क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? राज्य की। इंडस्ट्रीज़ या तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ सेटअप हों, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, या राज्य सरकार खुद इंडस्ट्रीज़ सेटअप करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। फिर कुछ दशाओं में कार्य का भी अधिकार होना चाहिए। अब आप पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छे केमिकल इंजीनियर हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर हैं, लेकिन ना तो आपके देश में कोई केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, ना तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ काम करेंगे? तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की। तो ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल 41 में की अनुच्छेद 41 में। फिर अनुच्छेद 42 आता है। अनुच्छेद ब 42 जो है, वह काम की न्याय संगत दशाएँ तथा मातृत्व राहत की बात करता है। आर्टिकल 42 जो है, वह जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। न्याय संगत दशाएँ क्यों? क्योंकि काम करने के लिए जो है, वह उचित कंडीशन होना चाहिए। अब काम ही करने आए हैं, मतलब सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा सकता ना, कि आप हमारे पास काम करने आए हो। जैसे कभी आप किसी जो ऐसे जहाँ वर्कर्स काम करते हैं वहाँ जाइए, टॉयलेट इतना गंदा रहेगा कि कुछ पूछिए मत, है ना? वहाँ मतलब उसको वहाँ मतलब यूज़ करने का तो छोड़ दीजिए, देखने का मन नहीं करता है। वही जैसे इससे पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं रहता। अब महिलाएँ काम कर रही हैं और बहुत सारी जो महिलाएँ हैं वो अ, उनके जो है बेबीज़ हैं, अब उनको भी लेके आ रही हैं, वहाँ पर जो है पालना घर ही नहीं है, क्रेंच ही नहीं है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों की जो व्यवस्थाएँ हैं, ब उनको इंश्योर किया जाएगा। इसी के लिए जो है, अगर आप में से कुछ लोगों ने ईपीएफओ या एपीएफसी की प्रिपरेशन की होगी, तो मैटरनिटी के से रिलेटेड और इन सब के लिए जो इंडस्ट्रियल एक्ट बनाए गए हैं, 19-20 ठो एक्ट हैं। वैसे तो अब सबको एक कंपाइल करके इंडस्ट्रियल कोड क डिक बना दिया गया है, उन सब के संबंध में प्रोविज़न किया गया। तो किसमें किया गया? आर्टिकल 42 में। अब इसको आप बार-बार रिवाइज़ करके जो है याद कर लीजिएगा। एक कहानी भी है जो मैं आपको लास्ट में सुना दूँगा, ताकि थोड़ा-सा आपको ये एक लय बंध जाए। फिर है आर्टिकल 43, कौन-सा है? आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? निर्वाह योग्य मज़दूरी और उचित जीवन स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिक्योर अ लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी काम करने वाले को मिनिमम इतना वेज तो मिलना चाहिए कि वो अपने 2 वक़्त की रोटी कमा सके। अब एक व्यक्ति है, सुबेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम कर रहा है और उसको केवल मज़दूरी मिल रही है कितनी? ₹100, ₹150, ₹200। और उसका एक 4 मेंबर का जो है एक फैमिली है। बताइए 4 लोगों का पेट भर पाएगा क्या? 100 ₹150 में? तो एक मिनिमम वेज तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि ये जो कंपनी है या जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा जो है वह लोगों का शोषण किया जाए, उन्हें जो है एक्सप्लॉइट किया जाए। विलेज सेक्शन में फिर भी ठीक है। विलेज सेक्शन में क्या है, मज़दूरी कम मिलती है। मतलब जैसे सपोज़ करो शहर में एक काम करने वाले व्यक्ति को जो है 400 मिलेगा, 300 मिलेगा। गाँव में हो सकता है कि 200 ही दिया जाए। लेकिन विलेज सेक्शन में ऐसा होता है कि जैसे जो मज़दूर हैं, तो उनका जो है एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है ज़्यादातर। मैंने अपने गाँव में तो देखा है कि जैसे जो काम करने खेती के समय में हम लोग देखते हैं कि सब लोग जो है मिल-जुल करके काम करते हैं। इवन ये होता है कि ठीक है, कुछ-कुछ जगह हैं यूपी, बिहार में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारे एमपी के अधिकांश चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है इस तरीके का भाव। साथ में मिल कर के खेतों में बैठ के खाएँगे भी पिएँगे, मतलब जिनके खेतों में मज़दूर जाते हैं काम करने के लिए, वो जो कृषक होता है, वो मज़दूरों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ, चाय की व्यवस्था, और अगर गाँव में मान लो उस दिन मेला-वेला लग गया तो उनको समोसे-वमोसे भी खिलवा देते हैं, है ना? इस तरीके की चीज़ें। ख़ैर, तो निर्वाह योग्य मज़दूरी होनी चाहिए और उचित जीवन स्तर होना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है, ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 43 का 43 ए। इसे 42वें संशोधन के द्वारा
जोड़ा गया है, अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में, किसमें? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। किनकी भागीदारी? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, तो जो शेयर है, कंपनी का जो शेयर है, अब इस शेयर में अगर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा, तो इससे जो भी प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट में भी तो वर्कर्स को जो है कुछ पोर्शन मिलेगा ना। मान लीजिए प्रॉफ़िट हुआ एक शेयर में, जो वर्कर के पास है उसमें ₹10 हुआ, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, और उसको जो है डेली जो वेज मिलता है वो ₹500। तो ₹500 तो उसको वेज मिला ही मिला काम करने का, और ₹10 जो इस शेयर में प्रॉफ़िट का भी उसको मिल गया। इससे उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई, और वो ज़रूरी है। त उसी से तो वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाएगा। तो इसलिए जो है इस बात को इसमें जोड़ा गया है, और ये सब समाजवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप जाकर के संविधान संशोधन वाली वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आता है आर्टिकल 47। कौन-सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 जो है वो कहता है पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। आर्टिकल 47 में कहा गया है रेज़ेज़ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये बात कही गई है किसमें भैया? आर्टिकल जो है 47 में। मतलब न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ किया। इसीलिए आंगनवाड़ी के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको दलिया बाँटे जाते हैं, मतलब जो पौष्टिक दलिया है वो, और सब तमाम तरीके के, आप आंगनवाड़ी में अगर आप देखे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। बच्चों के लिए जो है कैंडी और तमाम तरीके के उनको जो है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, अल्टीमेट ये है। और योजनाएँ भी चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा बहुत सारी। तो ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित। तो समाजवादी सिद्धांत के सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे कि ये समाजवादी है? आपको देखना है कि क्या ये आर्टिकल इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की बात करता है? तो समाजवादी है। गाँव दिख जाए तो गांधीवादी है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता दिख जाए, मतलब जहाँ पर व्यक्ति की बात की गई हो, मतलब एक इंडिविजुअल की बात की गई हो, वहाँ पर समझ जाना उदारवादी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आता है गांधीवादी सिद्धांत को देखते हैं। गांधी बाबा को थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल में क्या-क्या चीज़ें हैं भाई? क्या-क्या, किन-किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? सबसे पहले तो है अनुच्छेद 40, मोस्ट रिपिटेटिव आर्टिकल, जिसको एग्ज़ामिनर जो है आए दिन जो है पूछते ही रहते हैं, मतलब परीक्षा में जो है इसके संबंध में प्रश्न बनाए ही जाते हैं। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि भैया ग्राम पंचायतों का गठन करवाओ, क्योंकि उस समय तक, जब तक 1992 तक, 1992 तक, जब तक 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तब तक तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है, वह राज्य के अनुदेश पर निर्भर था, क्योंकि पंचायतों के गठन को कोई संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त नहीं था। और संविधान सभा में इस बात को लेकर के काफ़ी बहस भी हो रही थी, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के संविधान में 2 धड़े थे। एक धड़ा चाहता था कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जब संविधान बनाया जा रहा था तब। और जो दूसरा धारा था, जिसके मुखिया बी आर अम्बेडकर थे, वो इसके खिलाफ थे, मतलब इसके पक्ष में नहीं थे, खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पक्ष में नहीं थे। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ग्रामीण समाज जो है वो पिछड़ा हुआ होता है, और वो कंज़र्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है, और सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव जो है वह ग्रामीण समाज में ही देखने को मिलता है। और अगर हम डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर करेंगे, तो उससे ये होगा कि ग्रामीण समाज में जो है, समाज के अंदर जो पहले से जो डिवीज़न बना हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी शक्तियाँ किनके पास आ जाएगी, जो अपर क्लास लोग हैं उनके पास। तो इस उनकी भी अपनी कुछ तरीका था, तभी वो उन्होंने विरोध किया था, बी आर अम्बेडकर जी ने। ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती विरोध करते थे, जैसे आज के समय में होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं, बिना सोचे-समझे बस विरोध के लिए विरोध करते हैं। लेकिन पहले के समय में जो विरोध किया जाता था, उसके पीछे कुछ उचित कारण होते थे। खैर, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है भाई? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, गांधी बाबा को समर्पित है।
फिर बाद में आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर अनुच्छेद 43 और 43 खा, आर्टिकल 43 और 43 बी, ये किसकी बात करता है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 बात करता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। एमएसएमईज, आज देखिए सरकार के द्वारा कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। आप लोग तो यूनिट 6 पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो सब तमाम चीजें पढ़ ही रहे हैं उसमें। मैं भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम के जस्ट बिफोर, मतलब अप्रैल के महीने में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के जो है बताऊंगा, जहां से एमपीपीएससी में सीधे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? तो अभी वो कंपैरेटिव स्टडी चल रहा है और उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं आपको मतलब एक मैराथन टाइप का 3 घंटे का एक मैराथन बनाऊँगा। उसमें क्या रहेगा कि इकोनॉमिक्स की वो सारी चीज़ें कंपैरेटिव, जैसे एमपीपीएससी पूछता है, कंपैरिज़न तरीके से पूरा एक चार्ट के माध्यम से हम सारे इम्पोर्टेंट डेटा को समझ लेंगे। खैर, तो 43 में क्या कहा गया? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। चरखा की बात कौन करता है? गांधी जी। फिर सहकारी समितियों का गठन। तो ये जो आर्टिकल 43 खा है, 43 बी है, इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और आपको पता है इसी के साथ हमने मूल अधिकार में भी एक आर्टिकल जोड़ दिया था। आर्टिकल मतलब ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया था अमेंड करके आर्ट 19(1) सी में, सहकारी समितियों के संदर्भ में। और डीपीएसपी में हमने एक अनुच्छेद जोड़ दिया 43, हाँ, 43 बी, जिसमें कहा गया कि समार सहकारी समितियों के गठन को प्रमोट किया जाएगा राज्यों के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे जो ग्रामीण समाज है और इवन जो शहरी समाज है उसका क्या है, उत्थान होगा। अब सहकारी समितियों में आप देख सकते हैं अमूल क्या है, सहकारिता का ही उदाहरण है। इसके साथ ही केरल में जो है एक महिलाओं का एक समूह है, बहुत अच्छा समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है वो, है ना? कादम्बश्री है नाम से, सहकारी समिति तो है ही, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका नेचर ज़्यादा है। उन्होंने भी अपलिफ्टमेंट, वुमेन अपलिफ्टमेंट में काफ़ी काम किया है। खैर, तो फिर ये हो गए क्या? आर्टिकल 43 एंड 43 बी। फिर आता है अनुच्छेद 46। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 46, ये भी गांधी बाबा से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको बढ़ावा दिया जाएगा? शैक्षिक एवं आर्थिक हितों। देखो ये बात फंडामेंटल राइट में भी की गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके जो है शैक्षणिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर आर्थिक हित की बात नहीं की गई है, और डीपीएसपी आर्थिक हित की भी बात करता है। मतलब उनका उनका जो इकोनॉमिक वेलफेयर भी किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा? विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जो है इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करके, उनको जो है नौकरियों में आरक्षण प्रदान करके, तमाम तरीके से। क्लियर है बात? तो ये हो गया आर्टिकल 46। फिर है आर्टिकल 47। अब आप कहेंगे सर ये तो समाजवादी में भी था। बिल्कुल समाजवादी में भी था। तो ये आर्टिकल 47 में बहुत सारी बातें की गई है। उसमें से एक पोर्शन हमने वहाँ पढ़ लिया। क्या पढ़ा वहाँ पर हम लोगों ने? आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा राज्य के द्वारा। गांधीवादी में भी है। मैंने बताया ना, कोई एंड हार्ड एंड फास्ट ऐसा लाइन नहीं खींचा हुआ है इनके बीच। ये एक-दूसरे के साथ कोलैप्स भी करेंगे। मतलब आर्टिकल 47 को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक ऐसा अनुच्छेद है, और ऐसे और भी अनुच्छेद हैं, जो यहाँ एक तरफ ये समाजवादी गोला है और दूसरी तरफ ये गांधीवादी गोला है। ये समाजवादी गोला है और ये गांधीवादी गोला है। तो यहाँ पर जो इस पोर्शन में जो चीज़ें हैं, इस पोर्शन में, वो तो प्योरली समाजवादी है। इस पोर्शन में जो चीज़ें हैं, जैसे पंचायत वगैरह, ये प्योरली गांधीवादी हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं, वो दोनों के बीच में हैं, और उसी में से आर्टिकल 47 एक आर्टिकल है, जो गांधीवादी और समाजवादी के बीच में जो है झूल रहा है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है भैया आर्टिकल 47 कह क्या रहा है? इसको तो देख लें। आर्टिकल 47 कह रहा है कि नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक हो। इसी बेसिस पर जो है बहुत जगह वह लिकर बैन किया जाता है। क्लियर है? फिर आर्टिकल 48 में जो है, अब ये वाला जो आर्टिकल 48 है ना, आपको वो लिबरल में भी देखने को मिलेगा। खैर, तो आर्टिकल 48 में जो है गायों व बछड़ों के वध पर रोक, मतलब ये बात किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स, इनके जो वध है उस पर भी रोक लगाने की बात जो है की गई है, क्योंकि मैंने बताया ना गांव से जुड़े हुए हैं। तो गाय बछड़ी ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो है ना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इनके माध्यम से जो है
लोगों को गोबर प्राप्त होता है, जो एज़ ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। फिर इनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिससे उनकी जो है आजीविका के एक साधन के रूप में होता है। फिर इन्हीं का उपयोग जो है अब तो आज के समय में आधुनिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन इन्हीं गाय, बछड़े इनके माध्यम मतलब जो बछड़े बड़े होने के बाद जो बैल बनते थे, उनसे खेतों की जो है जुताई की जाती थी, तमाम चीज़ें। तो जो पशुपालन है ना, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पशुपालन से अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? पशुपालन से कभी अलग नहीं किया जा सकता और अगर कोई कृषक केवल कृषक बन जाए और पशुपालन को त्याग कर दे, तो आधुनिक मशीनों से खेती होगी वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए फिर वो निर्भर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। गांधीवादी हो गए, अब उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से जुड़े हुए। ये वो लोग हैं जो व्यक्ति की बात करें, समाज की बात नहीं, जो व्यक्ति की बात करें। माई लाइफ माई रूल वाली जो बात होगी, उसको कहा जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये समाज की भी कुछ हद तक बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंश्योर करते हैं। इसमें सबसे पहला इसमें सबसे पहला जो आपका आएगा, वो आएगा क्या? अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। अब इसको याद रखने का मैं बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 44 में बात की गई है, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसके लिए अभी की सरकार काफ़ी प्रयासरत भी है, यूसीसी जिसे कहा जाता है। सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब यहाँ पर जो है वह समान नागरिक संहिता स्थापित करने की बात की गई। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पर जो है हिंदुओं को गवर्न करने के लिए हिंदू कोड बिल है, मुस्लिमों के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ है। सिविल मामलों में ध्यान ये भी सुन लेना, क्रिमिनल सबके लिए सेम है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सेम है। सिविल मामलों के लिए धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के बेसिस पर जो है उनके कोड बिल बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म नहीं है वो। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम शरीयत लॉ है ना? मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है। विवाह में भी ऐसे ही है। अ, हिंदुओं के लिए जो है हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर जो है वह कानून बनाए गए हैं सिविल मामलों में। लेकिन हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। कैसे राष्ट्र हैं? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। प्रियम्बल में हमने कहा है ना कि वी आर अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री में रिलीजन के बेसिस पर सेग्रीगेशन ऑफ लॉज, यह उसके विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, और दूसरी तरफ देश की शासन व्यवस्था में धर्म को स्थान दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो इसीलिए अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है, 44 में ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाएगा। अब उस समय इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे, नहीं तो देश जो है वह और कई हिस्सों में टूट जाता। लेकिन बाद में इसको राज्य के लिए ये मैंडेट डिसाइड कर दिया गया कि जब देश की परिस्थिति सही हो जाएगी, तब राज्य सरकार के द्वारा इसको लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक बात स्पष्ट है सभी को? तो पहली बात हो गई। फिर आता है अनुच्छेद 45। कौन-सा अनुच्छेद भैया? अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद 45, ये अनुच्छेद 45 पहले से है। कई बार आपको बताया जाता है कि डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। किस संशोधन के माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम। ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 45 नहीं जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसके तहत फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को इंश्योर करता है। और फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 की भाषा को बदली गई। और अब क्या है वो भाषा? अब मैं उसको रीड कर दे रहा हूँ। इसमें यह है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की, किसकी? प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा। और कब ऐड किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 ए में कितने से कितने वर्ष तक की शिक्षा की अनिवार्य एजुकेशन की बात की गई है? 6 से लेकर के 14 तक। तो 6 से पहले की प्रोविजन कहाँ कर दिया गया है? डीपीएसपी में कर दिया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन
और साथ में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की। और राज्य आंगनवाड़ी के माध्यम से यही तो करता है। क्या बात की गई है यहाँ पर आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 6 और ये बात ऐड की गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। यहाँ तक सभी को बात जो है क्लियर हो रही होगी। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस अब क्लास के अंतिम चरण में हम पहुँच चुके हैं। 5 से 10 मिनट के बीच में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद और आर्टिकल हैं इसी से संबंधित। अनुच्छेद 48 है। अब ये वही अनुच्छेद है जो गांधीवादी में अभी झूल रहा था। तो वहाँ पर पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात की गई। यहाँ पर कुछ और बात है। अनुच्छेद 48 की विषय वस्तु में और भी चीज़ें हैं और वो क्या है भैया? ये कहता है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि तथा पशुपालन। क्या किया जाएगा? आधुनिक तथा वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कीजिए, ट्रैक्टर का उपयोग कीजिए, हार्वेस्टर का उपयोग कीजिए, सीड ड्रिल का उपयोग कीजिए ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। मतलब सरकार इस बात को एंश्योर करे, इसीलिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने पर। बात स्पष्ट है। पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाए। वेटनरी कॉलेजेस खोल के वेटनरी हॉस्पिटल क्यों गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किया जाता है? ताकि एनिमल हेल्थ को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि पशु भी तो बीमार पड़ते हैं। अब वो परंपरागत तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे पशुओं को जो है मान लीजिए कि सर्दी जुकाम हो गया, तो उनको जो है सरसों का तेल गरम करके उसमें तमाम चीज़ें ऐड करके जो है सौंठ-वौंठ ऐड करके पिला दिया जाता है। तो उससे पर वही बात है कि भाई पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो इंस्टेंट काम नहीं कर सकती। पशुओं में बहुत तरीके के जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ भी होते हैं, जैसे खुरपका, मुँहपका ऐसे तमाम तरीके के। तो उसके लिए क्या है वेटरनरी डॉक्टर होना ज़रूरी है। तो उसको भी इंश्योर करने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इम्प्रूव करेगा। स्पष्ट है बात? नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48 ए, ये भी ऐड किया गया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई अनुच्छेद आपको ऐसा देखने को मिल जाए, जैसे ये लिखा है 48 ए, तो इसको मतलब ये है कि इसको ऐड किया गया है। बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो 48 ए में क्या बात की गई है? पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और इसी के बाद हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया था और उसके बाद लगातार एक्ट बने हैं। आपको पता है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 में ही बनाया, फिर एयर के लिए, फिर बायोडायवर्सिटी एक्ट, सारा आप यूनिट 7 में पढ़ ही रहे हैं इस समय पर। तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी ज़रूरी है। ये एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है, क्योंकि जब पर्यावरण बचेगा तभी मानव का जीवन बचा रहेगा। अन्यथा वही ग्लोबल वार्मिंग का शिकार तो हम हैं ही। अभी देखिए गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि बाहर निकलो तो समझ में आता है ना? टेम्परेचर जो पहले 35 से 36 के बीच में जो है सेट रहता था, अब 45-45 पार कर जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है वहाँ तो 50 भी पार कर जाता है ना? फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 49। क्या है आर्टिकल 49? आर्टिकल 49 ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुओं की जो है रक्षा किया जाना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसी के संदर्भ में काम किया जाता है किसके द्वारा? एएसआई के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा का काम करता है, ताकि उसको नुकसान ना पहुँचाया जा सके और उनको जो प्रोटेक्ट भी करता है। क्लियर है? जो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे म्यूजियम बनाए जाते हैं कि नहीं? और जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जो वस्तुएँ हैं, उनको जो है प्रिज़र्व किया जाता है। ये भी लिबरल। अब इक लिबरल क्यों है? क्योंकि समाजवादियों को लगेगा कि इससे क्या ही फ़ायदा होगा जी? आप ज़रा बताइए कि आपने ताजमहल को कंज़र्व कर लिया, प्रिज़र्व कर लिया, उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या समाज में समानता स्थापित हो जाएगी? लोगों का पेट भर जाएगा? तमाम तरीके की बात। लिबरल कहेंगे कि नहीं ये हमारी विरासत है, हमें इसको संजोना है और विरासत को संजोने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये लिबरल है। क्लियर है बात? फिर है अनुच्छेद 50 एमपीपीएससी पीवाईक्यू। क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
है ना? आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब कार्यपालिका मतलब जो सरकार है और जो न्यायपालिका है मतलब जो जजेज़ हैं, है ना? जो जजेज़ हैं, इनका जो है पृथक्करण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके काम में अंकुश लगाने का काम मतलब इसको जो है कंट्रोल करने का जो काम है, वह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं कोर्ट जज कैसे फिर मान लीजिए पुलिस वाले किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिए या ज़बरदस्ती थाने में बैठा के रख लिए, तो जजों के द्वारा फिर कैसे फटकार लगाया जाता है उनको। किसी को बार-बार थाना बुलवाएँगे, परेशान किया जाएगा। जब सरकार से त्रस्त होता है व्यक्ति, तो कहाँ जाता है? कोर्ट के पास ही जाता है। और सपोज़ कीजिए अगर इन दोनों के बीच में साँठ-गाँठ हो गई, तब तो फिर जनता का बंटाधार हो जाना है। फिर किसके पास जाएगा? जैसे वो पुराने समय में कुछ चीज़ होता था ना कि देवराज इंद्र कुछ गड़बड़ कर देते थे, तो वो सारे देवता त्राहिमाम करते भगवान विष्णु के पास चले जाते। अब सपोज़ करो भगवान विष्णु जी के भगवान विष्णु और जो असुर कम्युनिटी थी, उसके बीच में एक क्या कोएलिशन एस्टेब्लिश हो जाए, तब देवता फिर किसके पास जाएँगे? क्योंकि सृष्टि के पालनहार हैं वो। तो इस तरीके से जो है, इनके बीच में जो है साँठ-गाँठ नहीं होना चाहिए, पृथक्करण बहुत ज़रूरी है। और अनुच्छेद 45 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस की बात जो है आर्टिकल 50 में की गई है। तो कई बार छात्र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 50 और 51 में। तो अब कहानी वही इस चीज़ को कहानी के तरीके से याद रखेंगे कि पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण कर दो, तो शांति स्थापित हो जाए। ऐसे बच्चे तरह-तरह का जुगत लगा के जो है याद कर लेते हैं। आप भी कुछ जुगत लगाइएगा, मैं बता भी दूँगा कुछ जुगत, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये हमने सारे आर्टिकल्स जो हैं डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी हर अनुच्छेद का मतलब, क्योंकि अब आपको मतलब समझ में आ गया है ना, तो इन आर्टिकल्स को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो 4 बार पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए कि एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज़ नहीं होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तो इसकी गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी कि आप सिली मिस्टेक करें एग्ज़ाम में। बढ़िया 100 मैंने अपने चैनल में सॉल्व करवा दिए हैं एमसीक्यू और बढ़िया इसी टॉपिक पर डीपीएसपी पर जो है 100 डेढ़ 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, इत्मीनान से बैठ के कहीं एकांत में और उसको एनालाइज़ कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। विश्वास मानिए कि फिर कम से कम 2 ढाई महीने तक इतनी मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ और एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो 2 ढाई महीने तक जो है ये आपके दिमाग में फिट रहे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं अब जो नए निदेशक तत्व हैं। मैंने तो वैसे पूरा आपको बता ही दिया है कि कब कौन-कौन से जोड़े गए हैं। इस कंटेंट से पीडीएफ जो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? कि कब कौन-कौन से नए निदेशक तत्व जोड़े गए हैं। एक जैसी चीज़ें एक जगह, इससे याद करना आसान हो जाता है। तो इसको एक बार आप पीडीएफ से रिवाइज़ कर लीजिए। अब आता है मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच टकराव, है ना? इसकी चर्चा मैंने संविधान संशोधन वाले क्लास में भी की है, फंडामेंटल राइट वाले क्लास में भी की और इसको हम अब यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि 2024 का ये प्रश्न याद होगा, 24 या 25 का चंपक दुराई राजन केस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुद्दा वही था, थोड़ा-सा समझ लीजिए जो नए छात्र हैं, जो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं। एक तरफ है फंडामेंटल राइट और एक तरफ है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट जो है लोगों को संपत्ति का अधिकार देते थे। किसका अधिकार देते थे? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। वहीं डीपीएसपी में अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 39 जो बी और सी हैं, वो क्या कहते हैं कि संपत्ति का केंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों रुपए है, वो जितना मन उतनी संपत्ति खरीद रहा है क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट है और उसको कोई छीन नहीं सकता, बिना कानून के। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी कहता है कि लो किसी ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है खरबों रुपए है तो मैं मान लीजिए कि इतना ज़मीन खरीद लूँ कि सारे लोग जो हैं वह भूमि विहीन हो जाएँ। जैसे जमींदारी व्यवस्था में था। जमींदारी व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ कि भारत के जो कृषक थे, वो कृषक मज़दूर बन गए। मतलब उनकी ज़मीनों को जमींदारों ने ले लिया क्योंकि वही जो साहूकारों का जो ऋण था उसको जो है नहीं चुका पाते थे। बात स्पष्ट है। इसको कभी इसकी जो मार्मिकता है उसको अगर समझना हो, तो गोदान पढ़ लीजिए। है ना? मुंशी प्रेमचंद की तो स्टोरी तो आप सबको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में नैतिकता, मोरालिटी और जो मार्मिकता क्या होती है, उस बात को समझना है ना, तो प्रेमचंद ज़रूरी है और किताबें पढ़ने की आदत डाल लीजिए क्योंकि वो आपको बहुत
हेल्प करेंगे आपके जीवन में आगे बढ़ने में। केवल नौकरी पा लेना ही पूर्ण नहीं होता, जीवन को जीने के लिए बहुत हाथ-पैर पटकने पड़ते। तो पहला हाँ, तो मुद्दा समझ गए विवाद का मुद्दा क्या था? इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो मुद्दा यहाँ पर ये था कि कौन बड़ा है? मूल अधिकार बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है? क्योंकि जो बड़ा होगा उसकी बात लागू हो जाएगी। घरों में भी कई बार भाई-भाई आपस में लड़ जाते हैं ना, तो एक भाई कहता है मैं बड़ा तो मेरी बात सुनी जाएगी, दूसरा कहता है तुम बड़े हो तो क्या हुआ? मेरी बात सुनी जाएगी। उसी तरीके से इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि इस केसेस की सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मामला पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट जो पहला मामला गया, वो मामला था चंपकम दोराई राजन केस, 1951 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, मूल अधिकार जो है वह बड़ा भाई है। तो मूल अधिकार जो है अभिभावी प्रिवेल होंगे और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन केस में ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी। मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता है। बात स्पष्ट है यहाँ तक। चंपकम दोराई राजन केस है जिसमें कहा गया कि एफआर वुड प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। इसमें दो बातें की गई लेकिन हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण इतना ही है। यहाँ तक ये बात हो गई। फिर वही इंदिरा गांधी को इस बात से बहुत गुस्सा, सॉरी उस समय तो गांधी जी नहीं थी, मतलब इंदिरा गांधी नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन फिर वही है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया, फिर चौथा संविधान संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना था और भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इन सबको हटाना था। फिर एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में 1967 में, गोलकनाथ केस। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि जो मूल अधिकार है वो अनुल्लंघनीय है। फंडामेंटल राइट जो है वह अनुल्लंघनीय है, सैक्रोसेंट है। क्या है? सैक्रोसेंट है, मतलब पवित्र है। तो डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब अल्टीमेट बात यही हुआ कि यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट को जो है बड़ा बता दिया गया, किससे? डीपीएसपी से। मतलब ये कहा गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन करना सही बात नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वह सैक्रोसेंट है, मतलब पवित्र है, मौलिक हैं। सब तमाम तरीके की बातें जो है यहाँ पर गोलकनाथ केस में की गई। मामला चल ही रहा था, इंदिरा गांधी का दिमाग भड़का, बोले कि अ, पापा जी जब तक थे तब तक की बात ठीक है, हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ 24वां संविधान संशोधन किया, 25वां संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन किया। ये संविधान संशोधन करते-करते इंदिरा गांधी जो है 42वें संविधान संशोधन तक पहुँच जाएँगी। लेकिन 42वें के पहले ही मामला सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया? इंदिरा गांधी कहती हैं कि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को वापस ले सकती है ना? क्या कर सकती है? वापस ले सकती है। और साथ ही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 सी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 31 सी जोड़ा गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 39 बी और सी के लिए कानून, मतलब बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून होंगे, वो आर्टिकल 14 और 19, वही संपत्ति का अधिकार और विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका उल्लंघन कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक का क्या कह रहा था कि ऑल एफआर आर ग्रेटर देन डीपीएसपी। इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो ऐसा है कि चलो ठीक है, रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। लेकिन ऑल एफआर मत कहिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो डीपीएसपी है ना, इसका आर्टिकल जो 39 बी है और जो 39 सी है, आर ग्रेटर देन एफआर। बाकी आप अपने फंडामेंटल राइट को अपने पास रखिए। ये दो डीपीएसपी के अनुच्छेद है, इनको बड़ा रहने दीजिए मूल अधिकारों से, क्योंकि हमें अपने देश की समस्या का समाधान करना है। क्या प्रोविजन है ये हमने पढ़ ही लिया है। बाद में कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर संघर्ष होता है, फिर इंदिरा गांधी के द्वारा 25वां संविधान संशोधन किया जाएगा, सब तमाम चीजें। फिर अंतोगत्वा वही मिडिल पाथ आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस आता है। तो केशवानंद भारती केस में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 सी का जो दूसरा प्रावधान था, एक और प्रावधान था, उसको अवैध घोषित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था,
बाद के संशोधन में ये कह दिया था कि ऑल डीपीएसपीज आर ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। मतलब उसने डीपीएसपी को बड़ा कर दिया था और फंडामेंटल राइट को छोटा कर दिया था। तो इस प्रोविजन को सॉरी इस इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन जो पहले किया गया था 24वें संशोधन में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बना रहने दिया, तो अवैध घोषित कर दिया और मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पेश किया और न्यायिक समीक्षा जो है अनिवार्य कर दी। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित कर दिया गया और बाद में अंतिम केस आता है और वेरी मच इंपॉर्टेंट केस आता है 1980 का, जिसको मिनर्वा मिल्स केस कहते हैं। तो 1980 का ऐतिहासिक फैसला आता है, द लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑफ 1980। यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन था, कौन-सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें इंदिरा गांधी ने सभी डीपीएसपी को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दे दी थी, प्रधानता दे दी थी। मतलब वही बात, डीपीएसपी आर ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, इस बात को 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है एक मिडिल पाथ निकालता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि भाई डीपीएसपी भी तो संविधान का ही भाग है ना। सरकार अपने मन से तो कुछ कर नहीं रही है। डीपीएसपी में भी तो ये बात की गई है कि देश से गरीबी, भुखमरी, मजदूरों का शोषण जो है दूर किया जाए। तो ये तो सरकार का ही मैंडेट है और डीपीएसपी के आधार पर ही सरकार का मूल्यांकन भी किया जाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए अब बात को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ये कहा कि उन्होंने 42वें संशोधन की प्रधानता को अवैध कर दिया। मतलब इस बात को जो है अवैध कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत का संविधान जो है वह मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। किस पर स्थापित है? संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। मतलब दोनों का जो वेटेज है वो बराबर है। ये तराजू देखिए आप, ये तराजू किसी की तरफ झुका हुआ है क्या? नहीं ना, स्टेबल है, एकदम फिक्स है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि प्राइमेसी अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट इनवैलिड, इस बात को समाप्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये बात कर दी गई किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर बात यहाँ तक स्पष्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन स्थापित किया था। तो किस अधिकार, किस केस में? मिनर्वा मिल्स केस में। या कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वर्डिक्ट में, किस जजमेंट में ये कहा था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए और दोनों को साथ मिलकर के चलना होगा। क्योंकि मान लीजिए टैक्सी है 3 गुड़िया, उसके पीछे के जो 2 पहिए होते हैं, उनमें से एक को निकाल देंगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। मतलब 2 पहिए, दोनों पहियों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बैलगाड़ी को ही ले लीजिए, बैलगाड़ी को आप एक पहिए से तो नहीं खींच सकते हैं। संतुलित चलाने के लिए 2 पहिए ज़रूरी हैं। स्पष्ट है बात? यहाँ तक की जो है पूरी कहानी कंप्लीट हो। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है फिर? अब मन में आएगा कि वर्तमान क्या कंडीशन है? तो कुछ नहीं भैया, मूल अधिकारों को सर्वोच्चता प्राप्त है। मतलब मूल अधिकार बड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, किया जा सकता है। बस मूल संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं होना। क्लियर है बात? फिर ये भाग 4 के बाहर के निर्देशक तत्व हैं, ये इसलिए ऐड कर दिया गया है क्योंकि अब हम लोग यूनिट 10 भी पढ़ते हैं पीएससी में, जनजातियों के संदर्भ में, और कुछ अन्य निर्देश है राज्य के लिए, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 335 भाग 16 में है, जिसमें कहा गया है कि सेवाओं के लिए एससी-एसटी के दावे, मतलब एसटी-एससी के रिजर्वेशन के संबंध में बात की गई। अनुच्छेद 350 है, 350 का ए भाग 17 में, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वह मातृभाषा में दिया जाएगा, मदर टंग में जो है प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। और 351 है एक आर्टिकल, इसमें जो है वह जो भाषा का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ
हिंदी लैंग्वेज, अच्छा हाँ, हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। ये पीएससी में पूछा भी जा चुका है कि हिंदी भाषा के विकास के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 351 में ये प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक है? अब ये अंतर है मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में। मैं एक बार इसको जो है फ़ास्ट तरीके से जो है रीड कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे कि इसे बाद में अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको दोनों चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, फंडामेंटल राइट भी और डीपीएसपी। अब एक बार हम लोग कंपैरिज़न कर लेते हैं। आपका काम ये रहेगा कि इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? तो अब मैं आपको विज़ुअल नहीं रहूँगा, केवल और केवल आपको स्लाइड दिखेगी। क्लियर है? अब केवल आपको जो है स्लाइड दिख रही होगी। अब इस कंपैरिज़न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। निदेशक तत्वों का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि राज्य को रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जबकि कि डीपीएसपी जो है सकारात्मक प्रकृति के हैं, जो कहते हैं राज्य को तुम ऐसा करोगे, करने की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। निदेशक तत्व जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इनके आधार पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, जबकि डीपीएसपी जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। फंडामेंटल राइट को जो है कानूनी मान्यता प्राप्त है, लीगल सैंक्शन प्राप्त है। जो डीपीएसपी है उनको नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन प्राप्त है। मोरल मतलब ऐसा किया जाएगा, अच्छी अच्छी बात है। और राजनीतिक सैंक्शन मतलब क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में वो सब बातें की गई हैं जिसको लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने चुनाव का एजेंडा तैयार करती है, जिसको वो चुनाव के समय में इशू किया जाता है ना, मुखपत्र और सब तमाम चीज़ें जो नहीं होती पॉलिटिकल एजेंडा, कि हम आपको इतने लाख नौकरी देंगे, आपके लिए ये जो योजना चलाई जाएगी, सबके खाते में 15 लाख भेजे जाएँगे, तमाम तरीके की जो बातें होती हैं, तो ये सब डीपीएसपी से ही अराइज़ होती हैं। फिर जो फंडामेंटल राइट है वो स्वतः लागू होता है, स्वतः लागू हो जाता है, ऑटोमैटिकली एनफोर्स्ड हो जाता है, अलग से कानून की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बनाया जाता है। लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, डीपीएसपी लागू अपने मन से नहीं हो सकते। फिर फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है, वो कैसी है? व्यक्तिवादी है। कैसी है? व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअलिस्टिक है ना? पर्सनल वेलफेयर की बात करता है। जबकि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है, सोशलिस्टिक है, वह कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करता है। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, समाज की नहीं। जबकि के डीपीएसपी किसकी बात करता है? समाज के कल्याण की बात करता है। सभी लोगों के कल्याण की बात डीपीएसपी में की जाती है। इस तरीके से जो है ये अंतर है। अभी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का महत्व है, मेंस में जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो आज की जो हमारी सभा है दोस्तों, हम जो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे जो है नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखिए, रिवाइज़ कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना हो सके आप। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएँगे और एनालिसिस करेंगे, सिर्फ़ एमसीक्यू लगा के बैठ नहीं जाना कि वो आज तुम्हें 500 क्वेश्चन लगा लिया और एनालिसिस एक का भी नहीं की, कोई फ़ायदे का नहीं है। भले 50 लगाइए पर एनालिसिस की। तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात के लिए श्योर रहिएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।